स्टूडेंट्स, अब अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट्स की फर्स्ट जो सीरीज है उसके चुंबकीय गुणधर्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। बड़े ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अपन पढ़ के आए हैं वैसे, लेकिन क्यों ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, कितनी शो करते हैं, कितने टाइप के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पर अपन यौगिकों को क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुणधर्म, संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुणधर्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। चुंबकीय गुणधर्म समझ में आती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। कौन कौन से चुंबकीय गुणधर्म हो सकते हैं, क्या क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, देखिएगा। चुंबकीय गुणधर्म के लिए अपन कह सकते हैं कि कोई यौगिक चुंबकीय प्रकृति क्यों प्रदर्शित करता है, कोई यौगिक चुंबकीय गुणधर्म या चुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित क्यों करता है। ये अपनी दो तरह की गति के कारण करता है, एक कक्षीय गति जिसको ऑर्बिट मोशन बोलते हैं, और एक होती है स्पिन मोशन जिसको अपन चक्रण गति बोलते हैं। इसके कारण कोई भी यौगिक चुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। ऑर्बिट मोशन बोलते हैं इसको, और इसको अपन बोलते हैं स्पिन मोशन, इन दोनों गतियों के कारण। अब अपने को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कक्षीय गति क्या होती है। कक्षीय गति का मतलब होता है अपन कह सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में गति करता है। इस गति को कौन सी गति बोलते हैं अपन, कक्षीय गति कह सकते हैं। कौन सी गति कह सकते हैं, कक्षीय गति कह सकते हैं। जिसके कारण एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है और उसको अपन कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, जिसके कारण कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। ठीक है, ये तो हो गई कक्षीय गति। कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो गया। और दूसरी है अपने पास में चक्रण गति। चक्रण गति का मतलब होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वर्ताकार पक्ष में तो गति करता ही करता है। वर्ताकार पक्ष में गति करने का मतलब ये नाभिक है, और नाभिक के चारों ओर उस गति को अपन इस तरह से बता सकते हैं, ये जो कक्षाएं हैं इनमें गति करता है, यूं यूं गति करता है। ठीक है, ये तो कौन सी गति हुई, कक्षीय गति। और दूसरी, कोई भी इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति के साथ साथ, कक्षीय गति के साथ साथ अपनी अक्ष पर भी चक्रण करता है, जिसके कारण चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसके कारण चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। स्पिन और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखो, मैंने कहा इस तरह से वर्ताकार कक्षों में गति करता है, तो ये कक्षीय गति। और ये साथ साथ अपनी अक्ष पर भी यूं घूमता रहता है। गति देखो इस तरह से चलती है ना, यानी ये गति चल रही है ना, तो इसके साथ साथ वो अपनी अक्ष पर भी घूमता रहता है, खुद की अक्ष पर भी घूमता रहता है। और साथ साथ एक तो ये गति हो गई, ये तो वर्ताकार है, और ये हो गई अपनी अक्ष पर भी घूम रहा है और साथ साथ वर्ताकार गति भी कर रहा है। तो अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी योगी के लिए कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, इन दोनों आघूर्णों के कारण, कौन कौन से, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण तथा चक्रण चुंबकीय आघूर्ण,
जिसके कारण प्रत्येक परमाणु एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाता है, एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। तो इस कारण तो ये चुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं कि कोई एलिमेंट की बात करें अपन, है ना, तो वो क्यों चुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि उनमें कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, कक्षीय गति और चक्रण गति के कारण क्रमशः कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होते हैं, जिस कारण ये एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाता है। समझ में आती है बात? फिर आगे बढ़ते हैं अपन, देखो क्या होता है। अपने पास में एक तो डी ब्लॉक के तत्व हैं, कौन से? डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक में अपन 3 श्रेणी पढ़ते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी। और एक होते हैं अपने पास में ए ब्लॉक के तत्व। ए ब्लॉक के तत्वों में अपन लेंथेनाइड्स पढ़ते हैं और दूसरा अपन एक्टिनाइड्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एक्टिनाइड्स। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स में अपने को क्या सोचना है कि डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनमें जो चुंबकीय गुण है वो सिर्फ चक्रण गति के कारण उत्पन्न होते हैं। किसके कारण? चक्रण गति के कारण। जबकि ए ब्लॉक में जो चुंबकीय गुण है वो कक्षीय गति और चक्रण दोनों गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। कक्षीय गति प्लस चक्रण गति दोनों गतियों के कारण चुंबकीय गुणधर्म यहां पर उत्पन्न होते हैं। देखो, अब अपन कहते हैं कि किसी भी पदार्थ को अगर अपन चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, कोई भी पदार्थ हो जिसके बारे में अपने को पता करना पड़ा कि इसकी चुंबकीय प्रकृति क्या है, यह अनुचुंबकीय है कि यह प्रतिचुंबकीय है, तो इस बात का अपने को जानकारी कैसी होती है, बात करते हैं। अब बढ़ते हैं अपन कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, मैं एक लाइन लिख रहा हूं, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का मतलब है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। अपन बाहर से कोई चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में किसी पदार्थ को रखने पर वह अपने कक्षीय तथा चक्रण आघूर्ण के कारण ये अलग अलग व्यवहार दर्शाता है। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में किसी पदार्थ को रखने पर वह अपनी स्पिन मोशन या चक्रण गति, वह अपने स्पिन मोशन या चक्रण गति, स्पिन मोशन तथा कक्षीय गति या कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कह लो, कक्षीय गति यानी ऑर्बिटल मोशन के कारण अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है, अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसके आधार पे पदार्थ निम्न प्रकार के हो सकते हैं, निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला जो प्रकार है, पहले प्रकार की जो बात अपने करनी है वो करें अपन सबसे पहले तो, यानी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में किसी पदार्थ को रखने पर वह चक्रण गति, कक्षीय गति के कारण अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसके आधार पर पदार्थ निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला प्रकार अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ का मतलब होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें अपन, अनुचुंबकीय पदार्थ अपन ले रहे हैं उसमें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आ गया। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में अपन क्या कह सकते हैं,
यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। ये बात अपन जानते हैं कि कोई भी पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ कब होता है, जब उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, या अपन कह सकते हैं ये अनुचुंबकीय होते हैं। तो पहली कंडीशन क्या हो गई कि अनुचुंबकीय पदार्थ तभी होंगे जो जब अपने पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब मान लो मेरे पास में ये उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है चुंबकीय, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया अपन ने। इसकी उपस्थिति में अपन ने कोई पदार्थ रखा, ये पदार्थ है अपने पास, जिस पदार्थ की अपन चुंबकीय गुणधर्म पता करना चाह रहे हैं। अब ये चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं एन से एस की तरफ जाती हैं। अगर एन से एस की तरफ जाती हुई चुंबकीय बल रेखाओं को ये पदार्थ अपनी तरफ आकर्षित करे, क्या करे, अपनी तरफ आकर्षित करे, तो ऐसे में अपन इसको क्या बोलेंगे, ऐसे में अपन इसको बोलेंगे कि ये अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए अपन ने कहा था कि जब किसी पदार्थ को अपन चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कोई पदार्थ रखें और वो यहां पर मैंने लिख दिया पदार्थ, क्योंकि अभी अपने को पता नहीं है पदार्थ कैसा है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, उन चुंबकीय बल रेखाओं को अगर ये पदार्थ आकर्षित करे, और अगर ये पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करेगा, ठीक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाएगा। तो निश्चित रूप से कौन सा पदार्थ होगा, अनुचुंबकीय पदार्थ होगा। तो अपन क्या बोलेंगे, यह है चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करता है, चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करता है। दूसरा, तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को, तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा देता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा देता है। ठीक है ना। अनुचुंबकत्व का मापन जो है, अनुचुंबकत्व का मापन म्यू, जिसको अपन द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, के द्वारा किया जाता है, के द्वारा किया जाता है। अब अपन यार म्यू की वैल्यू बढ़ेगी उतना ही अनुचुंबकत्व होगा। म्यू का फॉर्मूला होगा एन रूट ऑफ एन एन प्लस टू। ये अपने पास में म्यू का क्या होगा, फॉर्मूला होगा, रूट एन रूट, सॉरी अपन इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ एन एन प्लस टू। ठीक है, और जहां पर एन है वो एन है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो जितनी ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, म्यू की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। जैसे मान लो मेरे पास में म्यू आ रहा है 5.7 या 5.3, इसका मतलब 5 मेरे पास में क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो जितनी म्यू की वैल्यू आती है उसके आधार पर अपन अनुचुंबकत्व का पता लगा सकते हैं कि उस पदार्थ में कितना अनुचुंबकत्व है। समझ में आई ये बात सही। दूसरी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर हमेशा म्यू बढ़ेगा, और म्यू बढ़ेगा तो अनुचुंबकत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा, अनुचुंबकत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। एक बात, अंतिम बात और कर लेते हैं, ये टेम्परेचर पर डिपेंड रहता है, टेम्परेचर पर क्या होता है, डिपेंड करता है, कौन, अनुचुंबकत्व, कि जो टेम्परेचर है उसके व्युत्क्रमानुपाती ये होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ के बाद में अपन दूसरा जो पॉइंट है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ को लेते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में अपन क्या करते हैं, देखो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कह दो या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कह दो, एक ही बात है।
प्रतिचुंबकीय पदार्थ कह दो चाहे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कह दो, एक ही बात है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए अपन क्या बोलेंगे कि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, वे पदार्थ जिनमें जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, युग्मित इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हो। दूसरा, प्रतिचुंबकीय के लिए अपन क्या कहेंगे कि अगर कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ है उसको चुंबकीय ध्रुवों के बीच में, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुवों के बीच में उस पदार्थ को अगर रखते हैं अपन, ये पदार्थ, तो ये क्या करेगा, ये जो अपने चुंबकीय बल रेखाएं, इन चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करेगा। कैसा काम करेगा? चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित, ठीक है। और चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करेगा तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को घटाता है। तो अपन क्या कह सकते हैं, ये है यानी ये पदार्थ, यह चुंबकीय बल रेखाओं से प्रतिकर्षित होता है या चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करता है, एक ही बात है। चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करता है, ठीक है, प्रतिकर्षित करता है तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को घटाता है, तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को घटाता है। ठीक, शायद कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर ये जो प्रतिचुंबकत्व है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, इस बात का विशेष ध्यान रखना। प्रतिचुंबकत्व क्या होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। अब जो नेक्स्ट तीसरे प्रकार के पदार्थ आते हैं वो फेरोमैग्नेटिक या लोह चुंबकीय पदार्थ आते हैं। एक अलग कैटेगरी है, क्या कैटेगरी है इसकी बात मैं करता हूं। लोह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, देखो लोह चुंबकीय एक प्रकार के अनुचुंबकीय पदार्थ ही होते हैं। क्या होते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ ही होते हैं। लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थ में अगर चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद भी वो उनमें चुंबकीय प्रॉपर्टी या चुंबकीय वो बने रहे तो उनको अपन क्या बोलते हैं, लोह चुंबकीय, यानी परमानेंट मैग्नेटिज्म आ जाता है उनमें, परमानेंट। तो अपन क्या बोलेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ जिनका चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के पश्चात भी, जिनका चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के पश्चात भी स्थायी चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, स्थायी चुंबकत्व दर्शाते हैं, परमानेंट मैग्नेटिज्म हो जाता है उनमें, उनको अपन क्या बोलते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ, उनको लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इसको याद रख लो। फिर कोई निकाले, CrO3Fe3O4, CrO3Fe3O4, ये इसके एग्जाम्पल हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति यानी चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद भी इनमें जो द्विध्रुव आघूर्ण है म्यू, म्यू का अरेंजमेंट, म्यू की व्यवस्था होती है चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद में भी इस तरह से होती है, यूनिडायरेक्शनल होते हैं। क्या होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में म्यू की व्यवस्था है और ये चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबलता से आकर्षित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबलता से आकर्षित होते हैं। कारण क्या है? कारण वो ये है कि इनमें परमानेंट मैग्नेटिज्म होता है, आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबलता से ये क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। अब देखो टेम्परेचर की बात, मैं यहां पर एक ग्राफ बनाऊंगा, वो ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पर चुंबकीय प्रवृत्ति अक्षम है और यहाँ पर टेम्परेचर है। देखो टेम्परेचर मैं बढ़ा रहा हूं, ये यहां पर ये पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थ है। कौन सा है? लोह चुंबकीय। और जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर का ये वाला पॉइंट जिस पर अपन ये कह सकते हैं कि लोह चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, और कौन सा स्टार्ट हो जाता है? अणुचुंबकत्व, अणुचुंबकीय पदार्थ। कि वो ताप जिसमें कोई लोह चुंबकीय पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करना प्रारंभ कर दे, उसको क्यूरी ताप बोलते हैं। टीसी लिखता हूं यहां में, क्यूरी ताप, है ना। तो या तो ऐसे इसको देखो डिफाइन करने का तरीका कि कोई वह ताप का वह बिंदु जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थों में बदल जाता है, अणुचुंबकीय पदार्थों की तरह व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? क्यूरी टेम्परेचर। या अपन ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं एक पॉइंट ऐसा आता है कि लोह चुंबकीय पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थों में कन्वर्ट हो जाते हैं। टेम्परेचर का वो पॉइंट स्टूडेंट, वो पॉइंट क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्यूरी ताप। अब बात करेंगे अपन प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ एंटी फेरोमैग्नेटिक, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ में क्या होता है? ये एक अनुचुंबकीय पदार्थ ही होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हुए भी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय आघूर्ण संरेखण विपरीत होने के कारण परिणामी चुंबकीय आघूर्ण प्रेक्षित शून्य प्रेक्षित होता है ना। अपन ये कह सकते हैं ये भी एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। अब लोह चुंबकीय और प्रतिलोह में फर्क ये है कि उनमें तो अलाइनमेंट एक डायरेक्शन में था ना, और इनमें विपरीत होता है, जिसके कारण टोटल जो अपना म्यू है वो 0 होता है। तो अपन क्या कह सकते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हुए भी अनुचुंबकीय पदार्थ यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हुए भी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट का संरेखण यानी अलाइनमेंट विपरीत होने के कारण, संरेखण विपरीत या अलाइनमेंट विपरीत होने के कारण परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य होता है। परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होता है? शून्य होता है, का मान शून्य या 0 होता है। यानी अनुचुंबकीय पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हुए भी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में चुंबकीय आघूर्ण का संरेखण क्या होता है? विपरीत। संरेखण का मतलब अलाइनमेंट होता है। किस तरह से? जैसे एग्जाम्पल की बात करो, सबसे पहले ऑक्साइड है, मैग्नीज की ऑक्साइड, MnO है, MnO2 है, Mn2O3 है, FeO है, ये सारे ऑक्साइड है। अब विपरीत कैसे होता है अलाइनमेंट, उसकी चर्चा अपन करेंगे। जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये व्यवस्था होती है मैग्नेटिक मोमेंट की, तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट देखो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है विपरीत होने के कारण, तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा? यहाँ पर शून्य आ जाएगा। समझ में आती है बात? ये अब देखो यहां पर भी अपन एक ग्राफ लेते हैं। यहां पर ग्राफ लेने पर वो क्या कहता है कि अगर अपने पास में कोई ऐसा सब्सटेंस हो, जैसे ये चुंबकीय प्रवृत्ति है और ये टेम्परेचर है, यहां पर मेरे पास में एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड है, एंटी फेरोमैग्नेटिक। मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, चुंबकीय प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि इस पॉइंट पे जो एंटी फेरो है
वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाती है, चुंबक अनुचुंबकीय पदार्थों में कन्वर्ट हो जाता है। और टेम्परेचर का वो पॉइंट क्या कहलाता है, नील ताप या नील टेम्परेचर कहलाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, फेरोमैग्नेटिक जब पैरामैग्नेटिक में चेंज होता है तो क्यूरी होता है, और एंटी फेरो अगर पैरामैग्नेटिक में, एंटी में एन आ रहा है, देखो एंटी में एन आ रहा है तो नील, और वहां पर फेरोमैग्नेटिक में एन नहीं आ रहा है तो वहां क्यूरी, ध्यान रखना है ना। एंटी फेरोमैग्नेटिक जब पैरामैग्नेटिक में चेंज होता है तो उस टेम्परेचर का वो पॉइंट जिसमें ये परिवर्तन होता है, वो टेम्परेचर का पॉइंट नील ताप या नील टेम्परेचर कहलाता है। समझ में आती है बात? ओके। अब अपन अंतिम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की इसमें बात करते हैं। देखिएगा, लघु लोह चुंबकीय चुंबकीय पदार्थ, लघु लोह चुंबकीय पदार्थ, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। अपने फेरो पढ़ लिया, एंटी फेरो पढ़ लिया, ये फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस है, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, लघु लोह चुंबकीय पदार्थ। अपन क्या कहते हैं कि ये वे पदार्थ होते हैं, ये वे अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं पदार्थ होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हुए भी, ये वे अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हुए भी ये परिणामी चुंबकीय आघूर्ण बहुत कम प्रेक्षित करते हैं, या इनमें परिणामी चुंबकीय आघूर्ण से लिख लो, इनमें परिणामी चुंबकीय आघूर्ण बहुत कम प्रेक्षित होता है, यानी शून्य तो नहीं होता लेकिन बहुत कम होता है, उम्मीद से भी कम होता है। इनमें क्या होता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में जो चुंबकीय आघूर्ण म्यू है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, लेकिन एकदम अपोजिट नहीं होती है ना। कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। निश्चित व्यवस्था नहीं होने का मतलब, दो अगर पैरेलल है, एक एंटी पैरेलल, फिर एक पैरेलल, दो एंटी पैरेलल, ये व्यवस्था होगी, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, लघु लोह चुंबकीय आघूर्ण कहलाएंगे, है ना। इसमें खास बात ये होता है कि इसमें चुंबकीय आघूर्ण होता है, चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को पूर्ण रूप से निरस्त नहीं करता, पूर्ण रूप से कैंसिल नहीं करता। चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को पूर्ण रूप से निरस्त नहीं करता। ठीक है ना, चुंबकीय आघूर्ण क्या नहीं करता, एक दूसरे को पूरी तरह से निरस्त या कैंसिल नहीं करता। ठीक है ना, क्यों नहीं करता, ये तब करेगा जब एक पैरेलल एक एंटी पैरेलल, फिर पैरेलल एक, तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, लेकिन यहां देखो, दो ऐसे एक तो म्यू बच गया, यहाँ पर एक ऐसे दो ऐसे तो म्यू बच गया। इसका मतलब पूरी तरह से शून्य नहीं होता। एग्जाम्पल अपना इंपॉर्टेंट रोल यहाँ रखते हैं, तो एग्जाम्पल अपने को पता होना चाहिए, जैसे Fe3O4 है ना, आयरन के ऑक्साइड है, Fe2O3 भी कह सकते हैं, ये इसके एग्जाम्पल की कैटेगरी में शामिल होते हैं। ओके, तो ये ट्रांजिशन प्रथम संक्रमण श्रेणी की चुंबकीय गुणों की बात यहाँ पर संपन्न होती है। ओके, थैंक यू।